हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्वेता सिन्हा। आप सभी लोगों को उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आई हूं। चलिए मैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करती हूं। इस वीडियो में मैं डी फार्मा का सेकंड ईयर का एक सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 2 जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, उसका मैं क्या करवाऊंगी? इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर करवाऊंगी। ठीक, देखिए मैं किस टाइप से आपके लिए एमसीक्यू लेकर आए हूँ, विथ एक्सप्लेनेशन है। आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, कार्बोहाइड्रेट्स डेट आर मेड अप ऑफ 1 और 2 शुगर यूनिट्स आर कॉल्ड। बताइए कि वैसा कार्बोहाइड्रेट जो 1 और 2 शुगर यूनिट से बना हुआ है उसको आप क्या कहिएगा? पॉलीसेक्राइड्स कहिएगा, या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहिएगा, या फिर सिंपल शुगर्स कहिएगा, या पॉलीमर्स कहिएगा? इसका मैं एक्सप्लेनेशन आप लोग को दिखाऊंगी। उसके बाद क्या करिएगा आप? उसके बाद कमेंट में आप उसके बाद आंसर लिखिएगा। ठीक, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट को क्या किया गया है? 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। फिर सिंपल कार्बोहाइड्रेट को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, मोनोसेक्राइड्स फिर डाइसेक्राइड्स। यहाँ पर देखिए मोनोसेक्राइड्स यानी मोनो का मतलब क्या होता है? एक, यानी वैसा कार्बोहाइड्रेट जो 1 शुगर यूनिट से मिलकर बना हुआ है, आप उसको क्या बोलिएगा? मोनोसेक्राइड्स बोलिएगा। फिर डाइसेक्राइड्स यानी वैसा कार्बोहाइड्रेट जो 2 शुगर से मिलकर बना हुआ है, उसे क्या बोलिएगा? डाइसैक्राइड्स। इसका एग्जांपल देख लीजिएगा, मोनोसेक्राइड्स का ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। फिर इस डाइसैक्राइड्स का एग्जांपल है मल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। उसके बाद आपका क्या आ जाते हैं? फिर आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आता है। तो वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें पॉलीसेक्राइड्स कंटेन करेगा उसको क्या कहिएगा? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। फिर पॉलीसेक्राइड्स किसको कहिएगा? कि वैसा कार्बोहाइड्रेट जो 2 शुगर यूनिट से ज़्यादा का मिलकर बना हो उसको क्या कहिएगा? पॉलीसेक्राइड्स। उसका एग्जांपल याद कर लीजिएगा, स्टार्च, फाइबर्स, ग्लाइकोजन। इससे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बहुत बनते हैं इस टॉपिक से। जैसे यहाँ पर पॉलीसेक्राइड्स का एग्जांपल देता, उसके बाद पूछता कि बताओ इसमें से कौन सा पॉलीसेक्राइड्स का एग्जांपल है, नहीं है, कुछ भी पूछ सकता है। डाइसेक्राइड्स का भी एग्जांपल से पूछ सकते थे। यानी कि इस टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप PYQ उठाकर देख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। इससे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनती है। जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लिख देता है कि डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स विथ टाइप्स विथ एग्जाम्पल। तो आप क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का डिफिनीशन लिखते, फिर क्या करते हैं? लिखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट 2 टाइप्स में डिवाइड हुआ, सिंपल कार्बोहाइड्रेट फिर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। फिर क्या करते हैं? आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन कर देते हैं कि उसमें मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड कंटेन करेगा। फिर मोनोसेक्राइड्स लिखकर क्या करते हैं? मोनोसेक्राइड्स का लिख देते कि 1 शुगर यूनिट का बना रहेगा तो उसको मोनोसेक्राइड्स बोलेगा। फिर उसका एग्जाम्पल लिख देते ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। फिर डाइसेक्राइड्स का आप लिख देते कि वैसा कार्बोहाइड्रेट जो 2 शुगर यूनिट्स का मिलकर बना है उसको डाइसेक्राइड्स बोलिएगा। फिर मल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज एग्जांपल में लिख देते। फिर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लिख देते कि ऑल पॉलीसेक्राइड्स और नॉन एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। फिर पॉलीसेक्राइड्स का आप क्या करते हैं कि द कार्बोहाइड्रेट मेड अप ऑफ मोर देन 2 शुगर यूनिट्स इज नॉन एज पॉलीसेक्राइड्स। फिर उसका एग्जाम्पल लिख देते हैं स्टार्च, फाइबर्स, ग्लाइकोजन। चलिए इसका आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? फिर से मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ती हूँ, तब तक आप लोग कमेंट में आंसर लिखिएगा। कार्बोहाइड्रेट्स दैट आर मेड अप ऑफ 1 और 2 शुगर यूनिट्स और कॉल्ड। बताइए 1 या 2 शुगर यूनिट से मिलकर बना था तो उसको आप क्या कह रहे थे? उसको आप सिंपल शुगर्स बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? सिंपल शुगर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जनरल फार्मूला फॉर कार्बोहाइड्रेट। क्या पूछा गया है? व्हाट इज द जनरल फार्मूला फॉर कार्बोहाइड्रेट? तो देखिए क्या है, CnH2O होल N, CnH2nOn, CnH2n प्लस 2, CnH2nO2। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, उसके बाद आप लोग कमेंट में आंसर लिखिएगा। ठीक, कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला होती है CnH2m OM, यानी कि O की जितनी वैल्यू रहेगी उससे क्या होगा? हाइड्रोजन का 2 गुना वैल्यू रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल में लिखा है ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज में N का वैल्यू 6 है और M का वैल्यू 6 है। तो यहाँ पर आपका जनरल फार्मूला के थ्रू क्या बन जाएगा? CnH2mOm है। तो N का वैल्यू कितना है? 6, तो C 6 हो गया, फिर H 12 हो गया क्योंकि M का वैल्यू 6 था तो उससे 2 गुना हो जाएगा, फिर O 6 हो गया। फिर सुक्रोज का देखिए यहाँ पर N 12 M 11 है, तो क्या हो गया आपका? ऑक्सीजन का वैल्यू 11 हुआ तो यहाँ पर हाइड्रोजन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 गुना होगा, H 22 हो गया। ओके, तो इसका बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? जल्दी से कमेंट में लिखिए क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा CnH2
होल एन, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का वैल्यू एन है तो उसका दोगुना क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का वैल्यू ने 2n हो जाएगा। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, CnH2O होल एन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द हेट्रोपोलिसैकेराइड्स यूज्ड एज कल्चर मीडियम फॉर बैक्टीरिया। बताइए कि वैसा हेट्रोपोलिसैकेराइड्स जो बैक्टीरिया के कल्चर मीडियम में यूज होता है उसे आप क्या कहते हैं। इसका ऑप्शन देखिए, अगार, इनुलिन, पेक्टिन, स्टार्च। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं, उसके बाद अपने लोग खुद आंसर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए हेट्रोपोलिसैकेराइड्स किसको बोलते हैं, तो सिंपल से है कि हेट्रोपोलिसैकेराइड्स एक पोलिसैकेराइड्स का टाइप है जिसमें क्या हो, यहाँ पर चार्ट को याद कर लीजिएगा, ठीक। इससे भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिसैकेराइड्स आप लोग को बताएं तो 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, एक होमोपोलिसैकेराइड्स, एक हेट्रोपोलिसैकेराइड्स, ठीक। होमोपोलिसैकेराइड्स में क्या होता है, जो सिंगल टाइप का मोनोसैकेराइड से बना रहता है, जिसमें स्टार्च हो गया, सेलुलोज आ गया, फिर डेक्सट्रिन हो गया, ठीक। फिर हेट्रोपोलिसैकेराइड्स में क्या होता है, हेट्रोपोलिसैकेराइड्स में एक मतलब कि मोर देन 1 टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड से बना रहेगा, उसको क्या बोलेगा, हेट्रोपोलिसैकेराइड। इसमें क्या हो गया, गाम, अगार, मुसिलेजेस, एल्गीन, फिर क्या हो गया, पेक्टिक सबस्टांस। इसका एग्जांपल को आप याद करिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेट्रोपोलिसैकेराइड्स, तो आप आसानी से क्या करिएगा, उस क्वेश्चन को सही कर पाइएगा अगर इस टेबल याद रहेगा आपको तो। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है कि हेट्रोपोलिसैकेराइड्स को हम लोग कौन सा हेट्रोपोलिसैकेराइड्स है जिसको कल्चर मीडियम यूज कर रहे हैं, अगार को। किसको कर रहे हैं यूज, अगार को, ठीक। अगार इज ए ड्राइव फ्रॉम रेड एल्गी एंड इज कॉमनली यूज्ड एज सोल्डिफाइंग एजेंट इन बैक्टीरिया कल्चर मीडियम। क्या है, अगार है जो एक रेड एल्गी से ड्राइव्ड हुआ है, जो किस में यूज होता है, बैक्टीरिया के कल्चर मीडियम में यूज होता है। इट प्रोवाइड्स ए स्टेबल एंड न्यूट्रिएंट फ्री वेस्ट दैट अलाउस बैक्टीरिया टू ग्रो ऑन द सरफेस। क्या होता है इसमें होता है कि बैक्टीरिया को क्यों कर रहा है कल्चर मीडियम में, जिससे क्या हो, बैक्टीरिया के ग्रोथ में हेल्प मिले। जब कोई भी जीव है उसको ग्रोथ की जरूरत है तो उसके लिए न्यूट्रिशन चाहिए होता है, तो बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन में कौन कल्चर मीडियम यूज होते हैं, अगार होते हैं। तो चलिए इसका आप लोग ऑप्शन आंसर लिखिए क्या होगा। चलिए फिर से मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ती हूँ, जब तक आप लोग आंसर दीजिए। द हेट्रोपोलिसैकेराइड्स यूज्ड एज ए कल्चर मीडियम फॉर बैक्टीरिया इज, क्या होगा इसका आंसर, अगार हो जाएगा। अभी मैंने आप लोग को बताई हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द पोलिसैकेराइड्स विच इज ऑफन कॉल्ड एनिमल स्टार्चेज। वैसा पोलिसैकेराइड जो क्या एनिमल स्टार्च में यूज होता है उसको क्या कहते हैं, उसको क्या बोलिएगा आप। ऑप्शन है सेलुलोज, इनुलिन, स्टार्च, ग्लाइकोजेन। चलिए एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, पोलिसैकेराइड्स का क्या है, सम टाइप्स था, तो ग्लाइकोजेन है। ग्लाइकोजेन को आप क्या बोलिएगा, एनिमल स्टार्च बोलिएगा। क्या बोलिएगा ग्लाइकोजेन को, एनिमल स्टार्च। फिर स्टार्च को क्या बोलिएगा, व्हीट एंड कॉर्न स्टार्च। फिर सेलुलोज को आप क्या बोलते हैं, सेलुलोज है जो प्लांट सेल वाल में प्रेजेंट रहते हैं। किस में रहते हैं, प्लांट सेल वाल में प्रेजेंट रहते हैं। और गिव्स, जिसको क्या काम रहता है सेलुलोज का प्लांट सेल वाल में, उसका स्ट्रेंथ और रिजिडिटी को देता है। फिर इंडाइजेस्टेबल टू ह्यूमंस है। फिर मेड ऑफ सेलुलोज विथ बीटा बोन्स, किससे बने रहते हैं, ग्लूकोज का बना रहता है और बीटा बोन से कंबाइन रहते हैं। चलिए तो आप इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा इसमें। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। ए पोलिसैकेराइड्स व्हिच इज ऑफन कॉल्ड एनिमल स्टार्च। एनिमल स्टार्च किसको बोल रहे थे, आप लोग को सभी को पता है। तो चलिए सेलुलोज, तो सेलुलोज के ही सेलुलोज है। फिर सेलुलोज किस में पाए जा रहे थे, सेलुलोज आपको प्लांट सेल वाल में पाया जा रहा था। फिर इनुलिन, इनुलिन भी क्या है, एक इनुलिन एक प्लांट बेस्ड पोलिसैकेराइड्स है जो किस में मेनली किसका कंबाइन रहता है, फ्रक्टोज का कॉम्बिनेशन रहता है, ठीक। फिर क्या होगा, स्टार्च। स्टार्च किस में प्रेजेंट है, व्हीट और कॉर्न स्टार्च में। फिर क्या है, ग्लाइकोजेन। यस करेक्ट ऑप्शन इज ग्लाइकोजेन, क्योंकि ग्लाइकोजेन क्या है, एनिमल स्टार्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइसैकेराइड्स। इसमें कौन है जो डाइसैकेराइड्स, उस टेबल को याद करिए, उस चार्ट को याद करिए जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ही था उस चार्ट से रिलेटेड बताए, बोले थे ना मैं कि इस चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चार्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए ग्लूकोज होगा, फ्रक्टोज होगा, सुक्रोज होगा, सेलुलोज होगा। बताइए जल्दी से इसका ऑप्शन बताइए क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। डाइसैकेराइड्स का कौन एग्जाम्पल था, डाइसैकेराइड्स का एग्जाम्पल था आपका सुक्रोज। क्या था एग्जाम्पल, डाइसैकेराइड्स का सुक्रोज, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज किसका एग्जांपल है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपका मोनोसैकेराइड्स का एग्जांपल था। फिर सेलुलोज फ्रक्टोज का, सेलुलोज पॉलीसैकेराइड्स का एग्जांपल था, लेकिन सुक्रोज क्या था, डाइसैकेराइड्स का एग्जांपल था। यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, इस चार्ट को देख सकते हैं, जो इस चार्ट मैंने पिछले क्वेश्चन में भी करवाई थी। तो अच्छे तरह से आप याद कर लीजिएगा इस टेबल को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द प्रिंसिपल साइट ऑफ ग्लूकोज प्रोडक्शन इन द ह्यूमन बॉडी इज दी। बताइए कि द प्रिंसिपल साइट ऑफ ग्लूकोज प्रोडक्शन कौन है आपके ह्यूमन बॉडी में? ब्लड है या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड है, फिर मसल टिश्यू है या फिर लीवर है? बताइए कौन है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, उसके बाद आप लोग खुद इसका आंसर दीजिएगा। क्या है यहाँ पर? द लीवर इज द प्रिंसिपल साइट ऑफ ग्लूकोज प्रोडक्शन इन द ह्यूमन बॉडी। क्या है कि लीवर है जो ग्लूकोज प्रोडक्शन के लिए क्या है? प्रिंसिपल साइट है। क्यों? क्योंकि एक इट प्लेस ए क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कौन मेंटेन करता है? कौन कर रहा है? आपका ग्लूकोज कर रहा है। ठीक, कहाँ? लीवर में होता है। थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोजिनेसिस एंड ग्लाइकोजियोनेलेसिस। ग्लूकोजिनेजेसिस और ग्लाइकोजियोनेलेसिस, देखिए यहाँ पर टर्म्स कहीं मतलब समझ में आ रहा होगा आपको। ग्लाइकोनियोजिनेसिस इसका मतलब क्या हो गया? ग्लूकोनियोजिनेसिस का मतलब क्या होगा? जेनेसिस का मतलब क्या होता है? जनरेट। साइंथेसिस यानी कि प्रोडक्शन। ठीक, यहाँ पर क्या होगा? ग्लूकोज का प्रोडक्शन होगा। ओके, यहाँ पर भी है ग्लाइकोजिनोलिसिस। तो यहाँ पर भी आप टर्म से समझ में आ रहे होंगे आप कि लाइसिस। लाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन यानी टूटना। यानी ग्लाइकोजन को जो टूटेगा उसको क्या बोलेगा आप? ग्लाइकोजिनोलिसिस। यहाँ पर देखिए डूरिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस द लीवर सिंथेसिस ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। ग्लूकोनियोजेनेसिस एक वैसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से क्या होता है? लीवर सिंथेसिस करते हैं ग्लूकोज को, सच एज अमीनो एसिड्स और ग्लिसरॉल। कौन से सोर्स से? नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स में कोई आ जाएंगे अमीनो एसिड्स, ग्लिसरॉल। इससे क्या होते हैं? लीवर ग्लूकोज में सिंथेसिस करते हैं। ठीक, फिर ग्लाइकोजियोनेलाइसिस कैसा प्रोसेस है? इसमें क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन। क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। जो क्या है? ग्लाइकोजन कहाँ स्टोरेज है? लीवर में आपका स्टोरेज रहता है। उसके बाद जब ग्लाइकोजिनोलाइसिस का प्रोसेस होता है तो उसमें क्या होते हैं? ग्लाइकोजन टूटेंगे ग्लूकोज में, विच इज देन रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम। उसके बाद क्या होंगे? ब्लड स्ट्रीम में फिर ग्लूकोज रिलीज होंगे। चलिए अब इसका आप लोग जल्दी से इसका करेक्ट ऑप्शन बताइए क्या होगा इसका? द प्रिंसिपल साइट ऑफ ग्लूकोज प्रोडक्शन इन द ह्यूमन बॉडी द लीवर हो जाएगी। फिर यहाँ पर क्या है आपका? व्हाट इज द नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल रेंज। बताइए कि नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल रेंज कितना होगा? 70 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या 70 से 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, फिर 100 से 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, फिर 100 से 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी एक चार्ट है जिसमें क्या दिखाया गया? ब्लड शुगर लेवल चार्ट है। इसमें अगर आप फास्टिंग में रहिएगा यानी व्रत में रहते हैं आप लोग तो नॉर्मल में कितना रहता है? 80 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रहेंगे। लेकिन जैसे खाना खाएं उसके बाद अपने जाइएगा शुगर लेवल को मेजर करने के लिए तो 170 से 200 हो जाएंगे। और फिर जब खाना खाने के 2 घंटा बाद करिएगा तो वहाँ पर ज़्यादा होगा, 120 से 140। प्री डायबिटिक में कितना होंगे? 101 से 125। फिर खाना खाने के तुरंत बाद 190 से 230। फिर 2 घंटा के बाद 140 से 160 हो जाएंगे। फिर डायबिटिक पर्सन के क्या रहते हैं? सबसे ज़्यादा डायबिटिक पर्सन में आपका रहेंगे कितना रहेगा फास्टिंग में? 126 प्लस, और खाना खाने के तुरंत बाद 220 से 300। फिर यहाँ कितना रहेगा? 2 घंटे के बाद 200 से ज़्यादा रहेंगे। तो चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए वहाँ पर क्या था कि नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल कितना होते हैं? 80 से 100। तो यहाँ पर देखिए आप लोग अप्रॉक्स आंसर देखिएगा, यहाँ पर 80 से 100 किसी में नहीं है, लेकिन हाँ 70 से 100 है। तो इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, 70 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। चलिए अब आपसे पूछा जा रहा है क्लोरोफिक वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। बताइए कि कार्बोहाइड्रेट की क्लोरोफिक वैल्यू क्या कितनी होती है? आप लोग इसको 9th 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं। बताइए क्या होगी? 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, 0.4 किलो कैलोरी पर ग्राम, 0.04 किलो कैलोरी पर ग्राम, 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। आप सभी लोगों को इसका आंसर पता है। कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का कितना होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का आपका 4 किलो कैलोरी पर ग्राम होते हैं। और फैट का कितना होता है? फैट का 9 किलो कैलोरी पर ग्राम होता है। और प्रोटीन का आपका कितना होता है? प्रोटीन का आपका 4 किलो कैलोरी पर ग्राम होते हैं। और वहीं देखा जाए किलो जूल पर ग्राम में, तो किलो जूल पर ग्राम में कितना हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट के 38 हो जाएंगे। फिर फैट के कितना रहते हैं? 17 रहते हैं। फिर कार्बोहाइड्रेट का आपका 17 रहेंगे। और फिर फैट का कितना रहेगा? 38 रहेगा। और फिर प्रोटीन का कितना रहेगा? 17 रहेगा।
चलिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। कितना हो जाएगा, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। देखिए चार्ट को मैंने भी बताई थी आपको कि कार्बोहाइड्रेट का किलो कैलोरी पर ग्राम में 4, फिर किलो जूल पर ग्राम में 17, फिर फैट का 9, फिर इसका 38, फिर प्रोटीन का कितना है 4 है, फिर किलो जूल पर ग्राम में इसका 17 है। तो अच्छे तरह से इसको ध्यान दीजिएगा इस चार्ट को, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ही पूछे जाते हैं। यही मेन थ्री फूड टाइप से आपके क्लोरोफिल वैल्यू पीछे लिए जाएंगे। ठीक, चलिए अब आपकी क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन एज द मिल्क शुगर। बताइए कि मिल्क शुगर किसको बोलते हैं, स्टार्च को बोलते हैं कि सुक्रोज को बोलते हैं कि मल्टोज के बोलते हैं कि लैक्टोज के बोलते हैं। तो देखिए किसको बोलते हैं, जो ग्लूकोज, ग्लूकोज को क्या बोलते हैं हम, ब्लड शुगर। ग्लूकोज को क्या बोलिएगा, ब्लड शुगर। ये कहाँ से आपको ऑब्टेंट होगी, आपको फ्रूट से ऑब्टेंट होंगे, फिर वेजिस से होंगे, फिर ग्रेन से होंगे। फिर सुक्रोज को आप क्या बोलते हैं, टेबल शुगर। क्या बोलते हैं, टेबल शुगर। ये कहाँ से ऑब्टेंट होंगे, टेबल शुगर से, फिर शुगर केन से। फिर फ्रक्टोज का आप क्या बोलते हैं, फ्रूट शुगर। ये कहाँ से ऑब्टेंट होंगे, फ्रूट से। यहाँ पर लिखा हुआ फ्रक्टोज, एफ फॉर फ्रक्टोज, एफ फॉर फ्रूट शुगर, एफ फॉर फ्रूट, यानी फ्रूट से ऑब्टेंट होंगे। फिर मल्टोज, मल्टोज को क्या बोलेगा, माल्ट शुगर है, और कहाँ से ऑब्टेंट होते हैं, ग्रेन से। एम फॉर, यहाँ पर क्या है, माल्ट, यानी यहाँ पर माल्ट लिखा हुआ नहीं कि माल्ट शुगर। ठीक, इसके भी याद करने के लिए तरीका अच्छा है, माल्टोज में ही लिखा हुआ आपका माल्ट यानी माल्ट शुगर। फिर यहाँ कहाँ से ऑब्टेंट होगा, ग्रेन्स। अब क्या है आपकी लैक्टोज। आप लोग दूध से ही पीते हैं तो दूध में ही क्या पाया जाता है, आपका लैक्टोज पाए जाते हैं, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिल्क शुगर बोलते हैं। और उसका फूड सोर्स आपका मेनली क्या है, मिल्क है। क्या है आपका, मिल्क है। तो चलिए इसका आंसर लिखिए, क्या होगा, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन एज द मिल्क शुगर। मिल्क शुगर किसको बोल रहे थे आप, लैक्टोज के बोल रहे थे। किसको बोल रहे थे, लैक्टोज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लैक्टोज इज मेड अप ऑफ, लैक्टोज किसके बने रहते हो, एक ग्लूकोज मोलिक्यूल से या एक गैलेक्टोज मोलिक्यूल मिलकर बनाते हैं लैक्टोज, या फिर दो ग्लूकोज मिलकर बनाते हैं, या फिर एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज मिलकर बनाते हैं, या फिर दो गैलेक्टोज मोलिक्यूल मिलकर बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, मल्टोज के जब आप हाइड्रोलाइसिस करवाइएगा तो एक ग्लूकोज मैंने और फिर एक और ग्लूकोज यानी दो ग्लूकोज से मिलकर क्या बना रहता है, मल्टोज। लैक्टोज किससे बना रहता है, एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज से। और सुक्रोज किससे बने रहते हैं, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज से बने रहते हैं। तो चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, लैक्टोज किसका बना था, लैक्टोज आपका एक ग्लूकोज मोलिक्यूल और एक गैलेक्टोज मोलिक्यूल से बना हुआ था। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 ग्लूकोज मोलिक्यूल एंड 1 गैलेक्टोज मोलिक्यूल, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ।